सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय खासा महत्वपूर्ण है। हमारा विषय अधर्म भविष्य। संदर्भ है इस देश में स्कूल शिक्षा की व्यवस्था। विषय है 12वीं की परीक्षाएं। वो परीक्षाएं जो एक यक्ष प्रश्न बनकर न केवल शिक्षकों, न केवल विद्यार्थियों, बल्कि प्रदेश और देश की सरकारों के सम्मुख भी उत्तर की चाह खोज रही है। हालत यह है कि सरकारों के स्तर पर अलग अलग बैठकें हो रही हैं, अलग अलग तरीके से निर्णय लेने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार के संदर्भ में भी लगातार चर्चाओं का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बीच में लोग इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई पर कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख इसके अंदर दे दी। 31 मई को एक बार पुनः सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार के द्वारा दिए गए जवाब के संदर्भ में कोर्ट ने जरूर यह बात कही कि आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि फैसला आपके पक्ष में हो, जैसी कि याचिकाकर्ता की दलील है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान दौर में परीक्षाएं नहीं कराई जानी चाहिए। परीक्षाओं को कराया जाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, उनकी जान को जोखिम में डालना हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जिसका मानना है कि बिना परीक्षा के छात्रों को 12वीं जैसी परीक्षा से उत्तीर्ण कराया जाना न्याय संगत, युक्ति संगत, तर्क संगत नहीं है। आने वाले समय में इसके कुपरिणाम हम लोगों को भोगने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर 12वीं परीक्षाओं का एक अलग महत्व है। स्कूली शिक्षा की समाप्ति और कॉलेज के संदर्भ में प्रवेश के लिए 12वीं की परीक्षाएं निर्णायक होती है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2 राज्यों के शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, तो इस देश के 2 जाने माने शिक्षा विशेषज्ञ भी खास तौर पर इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर चर्चा के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र परीक्षा की महत्व को दर्शाते हुए ही है। हमारे देश के महान नेता सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि परीक्षा में पढ़े बिना मनुष्य कभी भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि उसके पास कितनी शक्ति है। अर्थात परीक्षा के बिना आप अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का एहसास ना तो कर पाते हैं ना करा पाते हैं। तो 12वीं की परीक्षाओं के संदर्भ में जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, उन्हें इस विचार सूत्र को कहीं ना कहीं जहन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो लोग परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वो इसके संदर्भ में जान के खतरे में पड़ने का भय बता रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस पर भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी के दौर में सरकारें अभी तक इस मसले पर किसी निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह भी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ 2 जाने माने शिक्षाविद मौजूद हैं। हमारे साथ पद्मश्री JS राजपूत साहब मौजूद हैं। JS राजपूत साहब का इस देश की शिक्षा जगत में अभूतपूर्व योगदान है। इस देश के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से B.Ed की पढ़ाई को शुरू करने का श्रेय भी JS राजपूत साहब को दिया जाता है। वहीं हमारे साथ में CB शर्मा साहब भी मौजूद हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के पूर्व चेयरमैन हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ही महानुभावों का योगदान पूरे देश के अंदर एक अलग ही स्तर पर मापा जाता है, आंका जाता है, सराहा जाता है। आप सबका स्वागत है। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर तो हम सवाल कर रहे हैं, पर एक फैसला 10वीं की परीक्षाओं के संदर्भ में लगभग सभी बोर्ड के द्वारा लिया गया। ये परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ का शिक्षा बोर्ड भी उसमें शामिल था और उसके तहत इंटरनल वैल्यूएशन के माध्यम से जब परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के द्वारा घोषित हुआ तो अभूतपूर्व रूप से 97% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के इतिहास में यह अभूतपूर्व आंकड़ा है। 30%, 32%, 34% बच्चे प्रथम श्रेणी से पास होते थे। नए तरीके के अंतर्गत 97% प्रथम श्रेणी के साथ में है। चुटकुले चल रहे हैं मोबाइल पे कि आगे क्या लोगे। बोले अगर कोरोना रहेगा तो साइंस लूंगा और अगर कोरोना नहीं रहा तो फिर जाके 8 से लेके काम चला लूंगा। कुल मिला के ये शिक्षा के अंतर्गत जो व्यंग है ये हमारी मौजूदा चुनौती को बता रहा है। 12वीं के संदर्भ में आपसे समझना चाहूंगा, सरकारें समझ नहीं पा रही कहां जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं। आपका नजरिया राजपूत, आपसे समझना चाहेंगे इस उलझन को लेकर और इस उलझन के संदर्भ में आपके नजरिए को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये एक ऐसी स्थिति है जो अप्रत्याशित है और किसी ने इसकी संकल्पना नहीं की थी।
पिछले वर्ष जी इसका कुछ प्रभाव सीबीएसई की परीक्षा पर पड़ा था। बीच में परीक्षा रोकनी पड़ी थी और उसके बाद उन्होंने कुछ विषयों को जी हटा दिया था जिन पर परीक्षा नहीं ली गई और अपना एक बना दिया। अभी आप जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे तो उसका देखिए, अगर हमारे पास हमारी शिक्षा व्यवस्था जी सही ढंग से चल रही होती, हमारे पास छात्र जी अध्यापक अनुपात सही होता, बच्चों का जो सतत मूल्यांकन होता है वो सही ढंग से हो रहा होता, तो निश्चित रूप से आज हम इतनी कठिन परिस्थिति में नहीं होते। कारण इसका यही है कि हम अपने जी स्कूलों की व्यवस्था को पूरा ठीक से नहीं कर पाए, छात्र अध्यापक अनुपात ठीक नहीं है, मूल्यांकन की पद्धतियां सही ढंग से लागू नहीं हो रही हैं और उसी कारण इतनी बड़ी समस्याएं। देश इतना बड़ा है, प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है, सबको जी अपनी राय रखने का अधिकार है। मेरे जैसे व्यक्ति से अगर आप पूछें तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जी कौन सा निर्णय ही सबसे पहले लिया जाना चाहिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि परीक्षा जी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की जी सुरक्षा। देश के एक भी बच्चे की सुरक्षा पर अगर कोई आशंका होती है तो वैसा कार्य नहीं करना चाहिए, भले ही हमें एक वर्ष अपना एकेडमिक सेशन रोकना पड़े, कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब देश में जी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परीक्षा चाहते हैं कि हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि वही देश में प्रवेश लेना है, करना है। मैं इससे प्रभावित नहीं होता। मेरे जी मस्तिष्क में विदेश में प्रवेश हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो महत्वपूर्ण नहीं, 1 साल बाद हो जाएगा, कोई बात। लेकिन अभी आज की स्थिति जी में अगर निर्णय लेने की बात कही जाए तो मैं कहूंगा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखिए कि कब आगे स्थिति बनेगी जब जी परीक्षा हो सकती है, पहली बात। दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि परीक्षा न हो, जी उनकी बात भी महत्वपूर्ण है और जी इसका मतलब है कि वे वो सारी कठिनाइयां उठाने को तैयार हैं जो परीक्षा न होने पर जो परिणाम उन्हें मिलेगा वो आगे जी चलकर दिखेगी, उसे भी स्वीकार करना चाहिए। जो परीक्षा देना जी चाहते हैं उनके लिए उचित समय पर व्यवस्था होनी चाहिए और मैं समझता हूँ सीबीएसई ने कुछ इस तरह का ही सोच किया है कि वो परीक्षा अभी की बात कर रहे हैं, कब होगी ये मैं नहीं जानता, जी लेकिन आगे दूसरा नंबर चांस भी देने के लिए तैयार। पर ये एक जी लॉजिकल बात है, दूसरा चांस देना पड़ेगा, जब भी देना हो प्रबंध कीजिए। जो देना चाहते हैं परीक्षा उनके लिए, लेकिन प्रबंध हम तभी करें जब हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए और हम निश्चिंत अभी जी नहीं हो सकते, चाहे कितनी बड़ी कमेटियां बना लें। दूसरा, तीसरा विकल्प यह भी है कि हर राज्य एक सा ही क्यों करे, जिस राज्य को अपने लोगों से संपर्क करके जी और जो भी पद्धति वो अपनाना चाहे अपना सकते हैं। ठीक है, इसमें हंसी भी होगी, मजाक भी होगा और जी उसमें कठिनाइयां भी होगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे के जीवन पर कोई असर नहीं जी पड़ता है तो मैं परीक्षा की चीजों को संभाल लेने की हिम्मत रखता हूँ एज ए फादर, एज ए ग्रेट फादर, और वो मुझे कर लेना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में एक सही निर्णय हो। मैं चाहता हूँ जहां पर जैसी परिस्थितियां हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी विकट परिस्थिति, वहां का जी निर्णय और उन राज्यों का जहां पर कोरोना पर नियंत्रण हो चुका है, इन दोनों में अंतर है। और मेरे जैसे बड़े देश जी में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को निर्णय लेने की बात है। हाँ, रही बात, अंतिम बात सीबीएसई की। सीबीएसई के संबंध में सीबीएसई के पास जी पूरी व्यवस्था जी है। वे सारे प्राचार्यों की राय ले सकते हैं, एक दिन में ले जी सकते हैं, उन्होंने ली होगी। वे अध्यापकों तक की राय ले सकते हैं और वे अपना निर्णय इंडिपेंडेंटली भी ले सकते हैं। मंत्रालय के सानिध्य में, मंत्रालय के निर्देश में निर्णय ले सकते हैं। उनका निर्णय एक सा होगा, लेकिन अनेक बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य में बाढ़ आ गई, वहां परीक्षा को दूसरे ढंग से करना, ये होगा। इस जी तरह की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। आज की इस जी परिचर्चा में भी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां सब लोग कहें यही होना चाहिए। ऐसा निर्णय लेना ही सही नहीं होगा। हमें विचार करना है, हमें प्रतीक्षा भी करनी है और हमें हर एक चीज को देखना है, मगर पहला नंबर एक ही है, बच्चे की सुरक्षा की निश्चिंतता माता पिता और पूरे लोगों के मन में होनी चाहिए। अध्यापक की सुरक्षा होनी चाहिए, बच्चे की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जीवन ठीक रहे, आशंका न हो, वो हमारी प्राथमिकता है। परीक्षा हमारी दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो सकती है, पहली नहीं। जी
राजू साहब बार बार इस बात पर दलील दे रहे हैं कि पहले बच्चों की सुरक्षा, परीक्षा दूसरी प्राथमिकता। लेकिन राजू साहब एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, फिर मैं सीबी शर्मा साहब के पास जाऊंगा। बच्चों के संदर्भ में परीक्षा अपने आप में एक तनाव का बड़ा कारण रहता है। ये परीक्षाएं फरवरी मार्च में पूरी हो जाती थी। पिछले 3 महीने 4 महीने से बच्चे एक अलग तनाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पहले तो कोरोना के चलते स्कूल ही नहीं मिल रहा, और उसके बाद में जो कुछ चल भी रहा है उसके संदर्भ में हर तरफ अनिर्णय, अनिश्चय दिख रहा है। क्या सरकारों के स्तर पर इसका त्वरित समाधान फैसले की शक्ल में नहीं आना चाहिए? क्या ये विलंब, क्या ये इंतजार, क्या बच्चों के साथ में अत्याचार नहीं है? क्या कहेंगे आप इसके संदर्भ में कि इस असमंजस की स्थिति को जल्द खत्म नहीं किया जाना चाहिए? किया जा सकता था। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि हाँ परीक्षा नहीं होनी चाहिए, असमंजस खत्म हो जाएगा। लेकिन इस देश में जी असमंजस खत्म करने के लिए लोग कहाँ तैयार हैं? एक सी विचारधारा तो हो नहीं सकती, विचारधारा अलग अलग होगी, इसलिए विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। और विकल्प को ढूंढना जहां तक होगा, वहां पर भी मैं कहूंगा कल अगर ये घोषणा हो जाए कि सारे बोर्ड परीक्षा लेंगे 10 दिन बाद, तो क्या बच्चों का तनाव कम हो जाएगा? सारे देश में माता पिता तनाव में आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। आज आप कहेंगे नहीं हम अगले 10 दिन में परीक्षा लेंगे, तो वो तनाव, उसको भी तो विचार करिए, उसका परिमाण कितना बड़ा हो। बच्चे तनाव में हैं, पूरे वर्ष तनाव में रहे हैं, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, बच्चे बंधे हुए हैं, उनके अनेक सुविधा। इस देश में ये भी व्यवस्था तो नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा हो जाए, सबके पास गैजेट्स हो, पूरी सुविधा हो, सब जानते हो, सब तैयारी कर रहे हो। उससे भी एक नया डिवाइड पैदा हुआ है। कुछ लोग ऑनलाइन एजुकेशन में अच्छे ढंग से भाग ले रहे थे, ले सके, बाकी नहीं ले सके। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मुझे इंटरनेट में परेशानी होती है। जब मैं काम करने बैठता हूँ 4 बार बंद होता है, 4 बार जाता है। ऐसी आप कल्पना कीजिए, देश के 80% बच्चों के पास साधन नहीं है, इसलिए वो विकल्प भी है, उस विकल्प को बार बार उठाया जाता है जी। बहुत अच्छा था, अगर सब होता तो हो जाता, इंटरनेट असेसमेंट था तो बच्चों का तनाव दूर हो जाता। लेकिन एक प्राकृतिक के अंतर्गत हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पर हमारी कुछ गफलतें हुई हैं, जिसके कारण हम उस आपदा में इस समय घिरे हुए हैं। और इस समय ये कहना कि हम निर्णय लेने से बच्चों का तनाव कम हो जाएगा, मैं निश्चित कहता हूं, दो में कोई भी आप निर्णय लीजिए, परीक्षा नहीं होगी तो भी तनाव बढ़ेगा, परीक्षा होगी तो भी बढ़ेगा। इसलिए विकल्प थोड़ा देखने के बाद बच्चों से कहा जाए कि हम तुम्हें दोनों विकल्प दे देंगे। परीक्षा जो देना चाहता है उस समय की गारंटी नहीं है। अगर आपके एग्जाम प्रवेश में दिक्कत होती है तो विश्वविद्यालय देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। बाहर वाले भी देखना उन्होंने शुरू कर दिया, कुछ परीक्षाओं के भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगी तो भी हम एडमिट करेंगे, क्यों उन्हें तो एडमिशन के दूसरे कारण हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने सारे अनुभव के बावजूद इस समय कोई भी ऐसा बात नहीं कह सकता यही निर्णय सही होगा। हाँ, विकल्पों की बात ही कर सकता हूँ और देखूंगा कि वो संख्या जो संक्रमण की संख्या है उससे ये प्रश्न सीधे जुड़ा हुआ जी। तो कुल मिलाकर राजपूत साहब किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि विकल्पों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभूतपूर्व स्थिति है। कोरोना के चलते जो महामारी का वातावरण है उसमें किसी एक निर्णय को ही सही ठहरा दिया जाए, ये इतना सहज नहीं, और भारत जैसे देश के संदर्भ में तो आसान नहीं है। मैं सीवी शर्मा साहब के पास जाऊं उससे पहले प्रेमसाय सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रेमसाय सिंह जी जो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, जहां के शिक्षा मंत्री हैं, वहां पर फैसले लिए जा चुके हैं। 10वीं के संदर्भ में केवल फैसला नहीं लिया गया बल्कि परिणाम भी घोषित कर दिया गया, और 12वीं के संदर्भ में भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा फैसला लिया गया है। आपसे समझना चाहते हैं प्रेमसाय सिंह जी, सीबीएसई नतीजे पर नहीं पहुंचा लेकिन आप अपने स्तर पर नतीजे पर पहुंच गए। क्या नतीजा और किस आधार पर आपने यह नतीजा निकाला है जिस परीक्षा के स्वरूप को लेकर आप जा रहे हैं? हिमांशु जी, हम लोगों ने देखिए परीक्षा 12वीं का होना चाहिए, और इसमें सीबीएसई या अन्य जो लोग हैं काफ़ी असमंजस में हैं कि परीक्षा किस प्रकार से लिया जाए, परीक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ऑफलाइन परीक्षा और स्कूलों में बुला कर लेते हैं तो फिर कोविड की डर है, कोरोना का संक्रमण। आपको मालूम ही है कि बहुत से हमारे शिक्षक इसके प्रभावित हुए, कई लोगों की डेथ भी हुई, कई बच्चे भी इसमें प्रभावित हुए। तो ऐसी स्थिति में क्या ऑफलाइन बच्चों को स्कूल में बुलाकर परीक्षा लें? अभी कई समाचार पत्रों में आए कि आधे घंटे में परीक्षा ली जाए, किसी ने कहा कि 1.5 घंटे में परीक्षा ली जाए।
आधे घंटे में परीक्षा लीजिए चाहे 1.5 घंटे में परीक्षा लीजिए, अगर बच्चे को स्कूल में अगर आना पड़ेगा तो कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, कौन सा टीचर कहाँ से आएगा, कहाँ कोरोना की संक्रमण है, तो संक्रमण उसमें फैलने की अधिक गुंजाइश उसमें रहती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ ने ये निर्णय लिया कि एग्जाम फ्रॉम होम, हम बच्चों को जितने उसके विषय हैं सभी के प्रश्न पत्र, सभी के उत्तर पुस्तिकाएं और उनको दे देंगे और 5 दिन का समय रहेगा। 5 दिन हम केवल प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेने के लिए बच्चों के कहेंगे कि वह स्कूल में आए, और स्कूल भी जो जहाँ पर जो पढ़ रहा है वही उसका सेंटर है, तो वहाँ पर आएगा और 5 दिन के बाद प्रश्न पत्र को हल करके उसी सेंटर में जमा कर देगा। तो इसे एक तो जो संक्रमण की जो दिक्कत आपका जो रहती है कि कहाँ संक्रमण फैल गया, अपने घर में रहेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा, वही उसको हल करके यहाँ पर अब उसको जो जमा करेगा। तो जो बाकी संक्रमण फैलने की जो स्थिति रहेगी, ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी उसमें पालन हो जाएगा। तो बच्चे जहाँ पर अगर संख्या किसी स्कूल में ज्यादा है तो वहाँ पर अलग अलग काउंटर बना देंगे। 1 जून से लेके 5 जून तक केवल प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। तो जहां अगर अपन देखें, अगर एवरेज निकाले तो करीब 70 बच्चे के एवरेज में आता है। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में अगर अधिक संख्या है तो वहां अलग अलग काउंटर बना देगा, आर्ट्स का अलग बना देगा, साइंस का अलग बना दें, कॉमर्स का अलग बना दें, और जो 1 जून को जो परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेगा उसको 6 तारीख को आके जो जमा करेगा, जो 2 तारीख को आया वो 7 तारीख को जमा करेगा। तो इस प्रकार से 10 तारीख तक हमारे 10-11 तारीख तक उसमें पूरे हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी को संक्रमण है किसी बच्चे को, तो अगर वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो उसको 1 आध दिन के लिए उसको हम छूट भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑफलाइन भी ले लेंगे और हमारे परीक्षा भी हो जाएगी। मैं प्रेसिडेंट सिंह जी इसमें आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं। सीवी शर्मा साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि वस्तुतः परीक्षा हो रही है या परीक्षा की औपचारिकता पूरी की जा रही है? आप प्रश्न पत्र भी दे रहे हैं, उत्तर पुस्तिका भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं घर से जाके लिख के ले आना। अब घर में लड़के ने खुद लिखा कि उसके पिताजी ने लिखा कि उसकी माताजी ने लिखा, कॉपी जो भरी गई है वो किताबें खोल के भरी गई हैं या बिना किताब खोले भरी गई है, किस आधार पर वैल्यूएशन होगा? ईमानदार बच्चों का, मेहनती बच्चों का वाकई आकलन हो पाएगा? क्या प्रेमसाय सिंह जी नहीं मान रहे हैं कि एक औपचारिकता पूरी करनी थी हमें परीक्षा की, हम वो परीक्षा की औपचारिकता पूरी करा दे रहे हैं क्योंकि कोई और विकल्प तो दिख नहीं रहा है? नहीं, देखिए हमने सभी विकल्पों को देखा। उसमें अगर हम ऑनलाइन परीक्षा लेते हैं तो आपको पता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगह आपका नेटवर्क नहीं है, और अभी कई तूफाने उसमें आ रहे हैं, तो वहाँ बिजली भी गोल हो सकती है। तो ऑनलाइन के बारे में विचार हुआ था लेकिन संभव नहीं, क्योंकि कई जगह नेटवर्क रहेगा, कई जगह नहीं रहेगा, और जहाँ नेटवर्क है वहाँ पर उसको डिवाइस नहीं रहेगा, मोबाइल रहेगी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि परीक्षा हम प्रश्न पत्र दे देंगे, और जो साल भर पढ़ा रहेगा वही परीक्षा उसमें लिख सकता है, और उसके जो उसमें जो राइटिंग रहेगा, जो हमारे एक्सपर्ट रहेंगे वो भी देखेंगे कि कौन लिखा है इसको, और जो प्रश्न पत्र ऐसे इस ढंग से रहेंगे कि जो पढ़ा रहेगा वही लिख सकता है, उसमें बना सकता है, और समय 5 दिन का है। तो ऐसा मतलब परीक्षा हो हम चाहते हैं, और कई लोगों ने कहा कि भी परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि 12वीं का जो परीक्षा है ये जिंदगी के लिए काफ़ी अहम रखता है। उसी के आगे IIT में जो जाएंगे, उसी में मेडिकल में जो जाते हैं, कई अच्छे स्कूलों में जो जाते हैं, वहाँ उनकी अलग उनकी टेस्ट होगी। तो आपका जो शंका है कि अगर मान लीजिए कमजोर बच्चे को अच्छे नंबर आ गया, लेकिन जिन और अन्य संस्थाओं में जो जाएंगे, कि कोई मेडिकल में जाएगा, कोई IIT में जाएगा, कोई और कहीं जाएगा, तो उसके अलग टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट में अगर वो पास होता है तो तभी उसका एडमिशन हो जाएगा। पर परीक्षा ऑफलाइन हो, ये हमारी क्योंकि अगर परीक्षा नहीं हुई तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि परीक्षा कब होगी, कब नहीं होगा। उनके पेरेंट्स असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो समाधान समझ में आया वो किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक उदाहरण है। अब मैं सीवी शर्मा साहब आपके पास आता हूं। एक नजरिया जो सम्मानीय राजपूत साहब ने हमारे साथ में साझा किया, ये दौर ऐसा है जिसमें परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर भी पुनर्विचार किया जाए कि क्या इतना ही जरूरी है कि परीक्षा कराई जाए, क्यों नहीं विकल्प छोड़ दिया जाए। दूसरा एक विकल्प जो छत्तीसगढ़ ने इस समय पर लागू किया है, इसकी रोशनी में आपकी बात क्या सोचते हैं आप इस संदर्भ में? जी,
सबसे पहले हिमांशु जी, मैं तो आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप इस विषय पर चर्चा करा रहे हैं और बड़े तफसील से करा रहे हैं, भागाभागी में नहीं। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि सरकार ने ये साफ साफ कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा लेगी, तैयारी करिए, ये होगी ही होगी। ये बहुत अच्छी बात हुई है, जो असमंजस था वो खत्म हुआ है और ये बहुत जरूरी है परीक्षा के संदर्भ में। आपने एकदम सही सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट अभी कोट किया कि हम सबको कभी न कभी परीक्षा में अपने को डालना होता है और डालना ही चाहिए, लेकिन अगर ये स्थिति बन जाती है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, बिना परीक्षा में पढ़े ही सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो कौन परीक्षा में पढ़ना चाहेगा। मैं पहली बात पूछूंगा आपसे कि 31 दिसंबर को ये कहा गया था कि 4 मई से परीक्षा होगी, 4 मई से 16 अप्रैल तक हम लोगों ने क्या तैयारी की। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नहीं, 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, 12वीं की केवल होगी। 31 मई से 15 अप्रैल तक जो बच्चे मेंटल प्रेशर में रहे कि मुझे तैयारी करनी है, सडनली आपने 3.5 महीने बाद कह दिया कि नहीं परीक्षा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब कोई भी बच्चा तैयारी करने को तैयार नहीं है, वो कहता है चिंता मत करो, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, मीडिया है, चिट्ठियां लिखेंगे, शोर मचाएंगे, परीक्षा बढ़ेगी। सबसे पहली बात है फर्म हो करके सरकारों को कहना चाहिए कि हम परीक्षा लेंगे और होगी ही होगी, क्योंकि आपने भी कहा और हम सब शिक्षाविद ये बात कह रहे हैं जी। 12वीं की परीक्षा का मतलब केवल एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स पर टेस्ट करना है बच्चे को कि कौन सा बच्चा कहाँ खड़ा उतरता है, और दुनिया इस सर्टिफिकेट को मानती है। आप एक साल फिसले और आने वाले वर्षों में दुनिया आपको कहेगी कि सीबीएसई इंडिया इज वर्थ नथिंग, डोंट रिलाई ऑन देयर सर्टिफिकेट। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, बारी बारी से तमाम ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, एमसीक्यू कर लीजिए, ओपन बुक कर लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा बनाइए कि उसमें सारे पेपर थोड़े थोड़े चेक कर लें। 12वीं में हम क्या कॉम्पिटेंसी, किन दक्षताओं के आधार पर सर्टिफिकेट देते हैं, जरा शिक्षाविदों से भी पूछ लीजिए, जरा स्कूल के प्रिंसिपल से भी पूछ लीजिए, हर एक के पास एक सोल्यूशन है। हिमांशु जी, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, जब मीडिया पर डिस्कशन होता है पूरी समाज सुन लेता है और वो दोहराने लगता है, आप एमसीक्यू से क्यों नहीं कर लेते हैं भाई, आप एमसीक्यू से क्यों नहीं कर लेते हैं। एमसीक्यू कौन सी दक्षताओं को टेस्ट करता है? क्या 12वीं की परीक्षा केवल एमसीक्यू के थ्रू होगा? क्या 18 साल का बच्चा ओपन बुक के लिए तैयार है? आपको पता ही नहीं है कि ओपन बुक का क्या मतलब है, आप सजेस्ट कर दिए मीडिया पर बैठ करके और कह दिया कि एक पेपर बनाइए जिसमें कि सब थोड़ा थोड़ा आ जाए। और जो एक बहुत अहम बात है, ये विषय अकादमिक है, राजनैतिक है या प्रशासनिक है। राजनीतिक जैसे ही पार्टियां कूदी तो एक पार्टी जो कहती है दूसरी पार्टी उसको अपोज करने लगती है। परेशानी हम लोगों के लिए खड़ी हो रही है। हम जो पूरे जिंदगी लगाते हैं पढ़ने पढ़ाने में, हमारे लिए ये होली दिवाली होती है परीक्षा। मेरे बच्चे कैसा किए, क्या किए, और आकर के एक कोई निर्णय ले लिया जाता है कि नहीं हम परीक्षा नहीं लेंगे या हम एवरेजिंग करेंगे। हम किस चीज के लिए तैयार किए थे बच्चों को? मैं एक बड़ा प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, सारी पार्टियां मिलकर कहते कि हम 0 ईयर डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन। कहिए जरा हिम्मत है कि इस साल कोई परीक्षा नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, सारे बच्चे एक साल रुकेंगे और देखिए क्या स्थिति होती है आप लोगों की। ये राजनीतिक डिसीजन नहीं हो सकता है, ये अकादमिक ही होना है। मेरे बच्चे बड़े मेहनत से तैयारी किए हैं, 4-4, 5-5 साल इस परीक्षा की तैयारी होती है। किसी को आईआईटी जाना है और बड़े आराम से हम कह देते हैं कि आईआईटी अपना टेस्ट लेता है, उसको आप करने दीजिए। आईआईटी किस चीज का, किस कॉम्पिटेंसी का टेस्ट करता है? वो आपके 12th के एग्जाम के रिजल्ट को क्यों नहीं मानता है? मेडिकल में क्यों अलग से टेस्ट लेता है? क्योंकि हम जिस चीज के लिए 12th का एग्जाम लेते हैं, जिन दक्षताओं के आधार पर 12वीं का सर्टिफिकेट देते हैं, उन दक्षताओं को आईआईटी नहीं खोजता है, तो वो अपना टेस्ट लेता है। या विदेशी संस्थाएं जो पर राज कर रहे हैं, हम गर्व भी करते हैं कि सिलिकॉन वैली हम लीड करते हैं, तो आप क्या बच्चों को वहां जाने से रोकना चाह रहे हैं? देखिए, किसी भी बोर्ड की इसका रेपुटेशन डिकेड्स के हार्ड वर्क के बाद बनता है,
और आप 1-2 साल में उसको खत्म कर देते हैं जब आप पॉलिटिकल डिसीजन लेने लगते हैं। मैं बड़े विनम्रता से एक बात और कहूंगा, सीबीएसई क्यों नहीं डिसीजन ले रहा है? सरकारें डिसीजन ले रही हैं। जी, बोर्ड के चेयरपर्सन क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको लेने दीजिए, उनको करने दीजिए, उनका काम था। वो नहीं कर रहे हैं, सरकार कर रही है। इसलिए बोर्ड आराम से बैठे हैं कि सरकार अखाड़ा में उतर के और सरकारें आपस में कुश्ती कर रही है। बोर्ड्स को जरा दीजिए कि आपको परीक्षा करानी है। अब सॉल्यूशन मैं बड़ा देना चाहता हूं। एक ओपन बुक टेस्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दशकों से कर रहा है। आप ओपन ऑन डिमांड एग्जाम क्यों नहीं कर लेते हैं? आप ऑन डिमांड एग्जाम करिए और ये होता रहा है। दूसरा, व्हाई डू यू वांट टू टेस्ट एवरीवन इन द सेम एग्जाम? आप कहिए कि अगले 3 महीने तक टेस्ट होगा। जिन बच्चों को विदेश जाना है, जिन बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में जाना है, वो फर्स्ट गो में दे दें, जून की परीक्षा में वो दे और पास करें। फिर नेक्स्ट एग्जाम हम करें, लगातार करते जाएं। और जिनको की लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो अपना बाद में टेस्ट लेकर के परीक्षा दें। तैयारी हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बच्चा घर से निकला और कोरोना पकड़ लेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बड़े देश हैं, हम बड़े सक्षम देश हैं और हमारे विद्यालय खास करके बहुत ही सशक्त हैं। वो तैयारी करके आपकी परीक्षा करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीबी शर्मा साहब बहुत दृढ़ता के साथ इस बात पर कायम है कि 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए, उसकी पद्धति तय की जाए, चरणबद्ध तरीके से करें। अगर आपको एक साथ कराने में दिक्कत है, लेकिन परीक्षा का कोई विकल्प नहीं है, इस नजरिए के साथ में सीबी शर्मा साहब हमारे पैनल में मौजूद हैं। मैं राजपूत साहब के पास जाऊं उससे पहले हरियाणा के सम्मान्य शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी भी हमारे साथ हैं। हरियाणा भी असमंजस के दौर से गुजर रहा है और लगभग जितने भाजपा शासित राज्य हैं वो सब दरअसल सीबीएसई के संदर्भ में फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा दिशा निर्देश केंद्र में बैठी हुई सरकार का आएगा, उसके अनुसार शायद भाजपा शासित राज्य भी कोई फैसला लेंगे। कंवरपाल जी से ही समझने की कोशिश करते हैं किस उलझन में है और निर्णय लेने में देरी क्या है, थोड़ा बताइए गुर्जर साहब। हाँ, नहीं, मैं जो शर्मा जी ने अभी बात कही कि भाई जो +2 का एग्जाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है और बच्चे का पूरा भविष्य उसके ऊपर निर्भर होता है और बच्चा बहुत मेहनत उसके लिए करता है। चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं भी उनकी बात से पूरी तरह 100% सहमत हूँ और इसीलिए मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि निश्चित तौर से जो +2 है 12वीं की है उसके टेस्ट होने ही होने। और जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे रक्षा मंत्री है, और हमारे शिक्षा मंत्री रियाल जी ने हमसे पूछा था, तो हरियाणा की तरफ से हमने यही पक्ष रखा था कि हम इसकी परीक्षा के पक्ष में 100%। लेकिन प्रदेश में केवल एक छूट दी बात हमने उसमें की थी कि जहाँ भी जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा हम उसको ही एग्जामिनेशन सेंटर बना दें। तो ऐसे में जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर है उनकी संख्या 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, हमारे पास कुछ खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात है तो उसमें भी दूरी भी कम होगी। बच्चे को लगभग अपने आस पास के 4 किलोमीटर के बीच में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा और उसका वो भी एक फायदा होगा कि वहाँ उसका ज्यादा कोई भीड़ नहीं होगी, कोई एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं होगा। और इसी प्रकार से हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो भी उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर बनने की वजह से बच्चे कम हो जाएंगे और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरा सुझाव यही था और आज भी मेरा सुझाव यही है। और जहाँ तक पेपर की बात थी तो हमने तो अपना सुझाव रखा था कि हम तीसरे पेपर भी कराने के लिए तैयार है, लेकिन जो भी निर्णय केंद्र का होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो नंबर लेकिन हम 3 घंटे का पेपर करा सकते हैं, चाहिए उसके हमारे पेपर भी बन चुके हैं, सारा कुछ व्यवस्था है। बस हमारी डिमांड एक थी कहा कि जो बच्चे पॉजिटिव है तो दोबारा वो पेपर दे दें और जो लोग जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी पेपर लेने के लिए आएंगे उनको वैक्सीनेट हम पहले से कर दें ताकि वो पहले से वैक्सीनेट कर दें। तो ये हमारा सुझाव था। गुर्जर साहब, एक बात जो समझने की आपसे वो ये है कि वर्तमान में असमंजस है। आप कब तक एग्जाम कराने का सोच रहे हैं? क्या जो सीबी शर्मा साहब का सुझाव है कि एक बार में एग्जाम कराने के स्थान पर आप 3 महीने की प्रक्रिया को अपनाएं,
ताकि बच्चे अपनी इच्छा के साथ में एग्जाम दे सकें, संख्या कम रहेगी, वैल्यूएशन के संदर्भ में दबाव कम रहेगा। क्या आपको लगता है कि ये एक व्यवहारिक सुझाव है जिसे आप अमल में ला सकते हैं? क्योंकि स्कूल तो अभी आप खोल नहीं रहे हैं, तो आपके पास जगह की या संसाधन की उपलब्धता का तो कोई संकट नहीं है इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में। क्या मानते हैं आप शर्मा साहब के सुझाव के संदर्भ में? शर्मा जी ने सुझाव दिया वो ठीक है, अनुभवी व्यक्ति है, उन्होंने अपना हिसाब से दिया, लेकिन हम इस प्रकार की स्थिति में अलग अलग स्टेट की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हो सकता है शर्मा जी का जो स्टेट होगा वहाँ इस प्रकार की परिस्थिति हो, सबसे ज्यादा हो, लेकिन हम इस स्थिति में आकर एक बार में ही चक्कर ले सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसी बात थी। कोरोना काल है, इसलिए हम केंद्र के और इसका देख रहे हैं कि वो क्या निर्देश देते हैं। हमने जो पहले था 1 जून हमने डिक्लेयर किया था, लेकिन अब हमने उस पर भी फैसला कर दिया कि अगर तो हम 20 जून तक। तो गुर्जर साहब ने काफी कुछ बात कही है, लेकिन मैं राजपूत साहब आपके पास में आता हूं और थोड़ा एक अलग ही नजरिए से बात करना आपसे चाहता हूं। कोरोना की महामारी के दौरान हर समस्या के संदर्भ में यह बात कही जा रही है कि देश को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, एक दिशा में चलना चाहिए, एक नीति पर चलना चाहिए। सब विषयों के संदर्भ में यह बात कही जा रही है, तो शिक्षा के संदर्भ में यह अलग अलग दिशाओं में क्यों दिखाई दे रहा है? छत्तीसगढ़ का बोर्ड अलग फैसला ले रहा है, मध्य प्रदेश का अलग दृष्टि से सोच रहा है, कंवरपाल जी अलग फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। अभी बंगाल का फैसला आ गया, ममता बनर्जी ने कहा है हम अगस्त में एग्जाम करेंगे। आपसे जानना चाहता हूं, क्या यह समय नहीं था जिसमें केंद्र सरकार के स्तर पर एक दिशा तय होती? अब आप बताएं कि उस बच्चे का जिसको घर पे कॉपी ले जाने की अनुमति है, जिसको घर पे 5 दिन तक बैठकर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लिखने की सहूलियत हासिल हो गई है, उसकी अंक सूची का मुकाबला हरियाणा में जिस पद्धति से कंवरपाल गुर्जर जी में एग्जाम कराने जा रहे हैं, वो बच्चा जो हरियाणा में एग्जाम दे रहा है वो छत्तीसगढ़ के बच्चों से अंक सूची के आधार पर कहां ठहरेगा? इस जाति को कैसे आप जैसे शिक्षाविद ठीक करेंगे? ये एक सवाल है जहन में। क्या कहेंगे राजपूत साहब आप इस पे? ये सब बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने कहा कोरोना के लिए कहा जा रहा है जी कि सारे देश को एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए, मगर कोरोना को लेकर ये देखिए कि देश में कितना भेद और विभेद पैदा हो रहा है। हर प्रकार का प्रश्न उठाया जा रहा है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मैंने तो ये कहा है कि एक साथ निर्णय लेना इस समय संभव नहीं है और राज्य अलग अलग लेंगे। लेकिन शर्मा जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, उसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। मैंने 1975 में 75-76 में ये देखा था कि जितने देश में स्कूल के बोर्ड थे, टेक्स्ट बुक कारपोरेशन थे, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन थे, उनके अध्यक्ष शिक्षाविद होते थे। आज देखिए कौन है, और किसी में यह साहस नहीं है, किसी मंत्री में भी साहस नहीं है कि इनकी अध्यक्षता करने के लिए वो नॉन ब्यूरोक्रेट्स को ले आए। और इस तरह देश में एक एकेडमिक लीडरशिप अगर बनी हुई होती तो निश्चित रूप से वो लोग चर्चा करते, सारे बोर्ड के अध्यक्ष बैठते, 3 दिन तक बैठते और मास्क लगाकर बैठते, यात्रा करते, और तब एक निर्णय निश्चित संभव था जो आज के समय में संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ के में मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने जो निर्णय लिया है वो इन बच्चों के गले में एक ऐसी घंटी बांध दी है जो जीवन पर्यंत बंधी रहेगी। हर जगह उनको वे उपहास के पात्र बन जाएंगे। जब 97% को फर्स्ट क्लास मिलेगा तो उनकी हर जगह हंसी होगी। इसका कारण क्या है? मैं नहीं समझता कोई भी 5 शिक्षाविद बैठकर वो किसी भी प्रांत का ऐसा निर्णय ले सकते हैं। जब निर्णय एकेडमिक निर्णय किसी दूसरे स्तर पर चले जाते हैं तब ऐसे निर्णय आते हैं। ये बच्चे निश्चित मानिए, मैंने अनुभव से देखा है कि हर बच्चा जो बाद में परीक्षा देगा इनकी हंसी उड़ाएगा। सीबीएसई ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा, उन्होंने कहा है परीक्षा का प्रबंध हम करेंगे, और ये जहां जहां हर बोर्ड को है, क्योंकि परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए का सवाल है और कोई सवाल नहीं है। हम कई ढंग से सोच सकते हैं कि बच्चे बहुत तनाव में हैं, जल्दी होनी चाहिए, ठीक है, जिनको जल्दी है उनके लिए भी प्रबंध कर दीजिए, और जिनको अभी नहीं देना है उनके लिए कर दीजिए। तो वही विकल्प शर्मा जी दूसरे ढंग से बता रहे हैं, उससे मैं भी सहमत। ये विकल्प होने चाहिए, हर बच्चे को परीक्षा देने का होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा वर्ग है, बड़ा वर्ग निकलता है
जो कहता है नहीं मेरे इंटरनल असेसमेंट पे दीजिए और उससे जो असुविधाएं होगी उनको मैं देख लूंगा, तो वैसा प्रबंध भी कर लीजिए। मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई होनी चाहिए। ये विशेष परिस्थिति है, विशेष निर्णय लेने होंगे, लेकिन इस समय ये सीखने का भी अवसर है कि एकेडमिक डिसीजंस लेने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और क्या राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। जी, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, टीके, कोरोना के क्या निर्णय लिया जा सकता है? कई सारे मुद्दे राजपूत साहब आप जी इस पर आप फैसला नहीं कर पाए। आज भी देश ये फैसला नहीं कर जी पाया राजपूत साहब, कोरोना का टीका कहां से आना चाहिए, तो वो उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है और हर जगह आता है। मतलब राजनीतिक दलों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई एक कह रहा है होना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कुछ चीजें तो उन लोगों पर छोड़ दीजिए जो प्राचार्य हैं, जो शिक्षा में जीवन लगा चुके हैं, जो उसका अध्ययन कर चुके हैं, जो परिस्थितियों को जानते हैं, जो सामाजिक स्थिति को समझते हैं और जो 12वीं के बाद बच्चे को क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए वो भी जानते हैं। लेकिन उन लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं। निर्णय इस तरह के होते हैं जैसे कि एक आध उदाहरण हमारे सामने है। तो राजपूत साहब की असहमति है, लेकिन मैं प्रेमसाय सिंह साहब के पास में जाऊं उससे पहले कंवरपाल गुर्जर साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। वो सवाल मेरा टेकाम साहब के साथ में भी रहेगा। हम यूं तो 12वीं की परीक्षा पे बात कर रहे थे, पर इस बार जो फैसला ले लिया गया है कि सारे बच्चे प्रमोट किए जाएंगे 11वीं तक, 10वीं के बच्चे भी सारे उत्तीर्ण किए जा रहे हैं। इस देश में क्या आपके पास ऐसा सेटअप है जिसमें एक साथ इतने बच्चों को पास करके आप 11th में भेज रहे हैं? हमारा जो रिजल्ट पहले आता था राज्य के स्तर पर बोर्ड का, वो 70%, 72% हुआ करता था। आप एक साथ 100% को 11वीं कक्षा में भेज रहे हैं। क्या उतने टीचर, क्या उतनी कुर्सियां, क्या उतनी बेंच, क्या उतनी लैब्स हमारे पास तैयार हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इस कोरोना महामारी के संदर्भ में चुनौतियों से जूझते जूझते हम ऐसे फैसलों से अपने लिए चुनौतियां और बढ़ाते जा रहे हैं? है ना जी, उसमें इस प्रकार के निर्णय हमें लेने पड़ेंगे। अब अगर हम ये वो अभिभावक हैं, उनको भी चिंता होती है, और अगर कोई गलती होती है, किसी वजह से स्प्रेड करता है, तो उसके बाद सरकार भी और अधिकारी भी पसंद चिन्ह लेता है। के हिसाब से बच्चों को पास कर दिया जाए। वो भी एक तरीका है कि वो बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है वो देख के बच्चे को पास करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारों को करते हैं, तो वो भी एक तरीका है इंटरनल असेसमेंट की, वो हमने उसमें अपनाया। तो वो केवल मजबूरी में किया, कोरोना की वजह से, कोई ऐसा नहीं था, इसलिए किया। और जैसा अभी आपने पहले प्रश्न किया था शर्मा जी से कि सारे देश में एक साथ कराने की बात होती है। देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो सारे देश की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है जी। अब मेरा भी उसमें विचार यही था कि जिस देश की जिस प्रकार की परिस्थितियां है, वो उसका बोर्ड उस प्रकार का निर्णय ले। सीबीएसई को तो एक साथ लेना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड को अपना निर्णय ले ही सकते हैं कि हम किस तरीके में कराना चाहते हैं, थोड़ा लेट करना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं। और वहां जिस प्रकार की कोरोना की परिस्थितियां है, मुझे लगता है कि अगर हम 20-21 से पेपर शुरू करते हैं, तो जिस प्रकार से कोरोना का जो प्रभाव है कम होता जा रहा, काफी घटते जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि 20 तक अब काफी हद तक कंट्रोल में जाए, कोई समस्या आएगी नहीं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का एक सवाल है कि तीसरी वेव वाले की बात है, तो मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ कि आ सकती है तीसरी, लेकिन तीसरी वेव के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। आप अपना काम तैयारी करेंगे, शुरू करेंगे। अगर तीसरी वेव आएगी तो निश्चित तौर से इसको, इस निर्णय को बदल सकते हैं उस समय। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको ही मान लेंगे, हम बदल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आती तो बच्चों का टेस्ट कीजिए और उनके जो एक प्रश्न चिन्ह है। तो गुर्जर साहब तो 21 जून से एग्जाम कराने की तैयारी की बात कर रहे हैं, और कोरोना की महामारी में कई फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे, ये बात गुर्जर साहब का कहना है। लेकिन प्रेमसाय सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं, 10वीं के बच्चे 97% प्रथम श्रेणी के साथ हैं। अब हर एक के पास में राइट है साइंस की ब्रांच में जाने का। कैसे मुकाबला करेंगे इस प्रकार से कि हालात जो बन गए हैं? क्या कुछ कर रहे हैं आप लैब बढ़ाने के लिए, स्कूलों में टीचर से बढ़ाने के लिए? क्या हम वाकई एक अधर में नहीं फंस रहे हैं? अब चुनौती तो है, इस बात को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अपने पास व्यवस्था पर्याप्त है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि सभी बच्चे जिनको हम पास किए हैं और वहां पर उनको एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए पूरे हम लोग व्यवस्था उसमें कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा लेना हमारे लिए इसलिए आपका जरूरी था 10वीं में, जो आप जो बोल रहे हैं
के असाइनमेंट के आधार पर। आपको पता है कि भाई जो कोविड का जो संक्रमण है, बच्चों का सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उनको देखते हुए हम लोग ने निर्णय लिया। और चूंकि बोर्ड जब सब राज्यों के अलग अलग बोर्ड है और इसमें किसी प्रकार की कोई सहमति अगर नहीं बन रही है तो राज्य अपने बोर्ड का अपने निर्णय ले सकता है कि कैसे हम बच्चों का परीक्षा उसमें लें, ताकि मतलब बच्चे एग्जाम दे सकें और सुरक्षापूर्ण एग्जाम दे सकें। आगे जो चुनौतियां हैं उसका बिल्कुल हम लोग उसके लिए तैयारी करेंगे और हम लोग तैयार भी हैं। अगर इस प्रकार के जो मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मैं आपसे समझना चाहता हूं इसे। दरअसल ये सवाल नहीं बल्कि जानकारी जुटाने की कोशिश है कि क्या इस महामारी के दौर में शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार के साथ में कोई ऐसा संवाद हुआ जिसमें इस समस्या का समाधान खोजने की सामूहिक कोशिश हुई हो। तमाम बोर्ड अपने अपने स्तर पर अलग अलग फैसले ले रहे हैं। क्या आप जैसा अनुभवी राजनेता इस पद्धति को ठीक मान रहा है कि आप सब एक साथ बैठकर, जैसा कि राजपूत साहब ने भी कहा कि सारे बोर्ड के लोग एक साथ बैठते, परस्पर संवाद करते, सीबी शर्मा साहब ने कहा कुछ अच्छे एजुकेशनिस्ट को साथ में बिठाते, स्कूलों के प्राचार्य को साथ बिठाते और एक सामूहिक रूप से निर्णय पर पहुंचते, तो शायद इस चुनौती का मुकाबला ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा तार्किक तरीके से हम कर सकते थे। चूक गए हम ये कोशिश करने में, ऐसा कोई फैसला लेने में। नहीं, चर्चाएं तो लगातार होती रही और केंद्रीय मंत्री जी का भी 2-3 दिन पहले आपका मीटिंग हुआ था। उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग अलग अलग सुझाव दें, अलग अलग सुझाव उसमें क्या हो सकते हैं। अपने राज्य अगर चाहें तो अलग अलग बोर्ड की अपने राज्य में निर्णय वो कर सकते हैं। उसी के तहत ये निर्णय हुआ है। और जब सीबीएसई यही तय नहीं कर पा के एग्जाम लेंगे, लेकिन कब लेंगे। अब चूंकि एकेडमिक जो कैलेंडर होता है, कॉलेज में लेना, एडमिशन लेना, उसके लिए भी आगे सोचना पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि परीक्षा तो इसमें हो ताकि बच्चे को कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान उसमें ना हो। चर्चाएं लगातार हम लोग सभी स्तर पर की है हम लोगों ने। और इस संबंध में माननीय जो शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली माननीय सिसोदिया जी हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा इस बात को कि आपके यहाँ का जो मॉडल आपने दिया है वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है और ये इस प्रकार की अन्य राज्यों में भी इसका करना चाहिए, उनका कहना था। और मैंने यहाँ की जो मॉडल है उसको तत्काल चिट्ठी लिख के उनको भेजा और माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर, उनको भी मैंने भेजा। जो अपना सुझाव अपना ये है, उन्होंने अपने सुझाव मांगे थे, सभी राज्यों के मंत्री सुझाव मांगे थे, उनको भी सुझाव भेज दिया। प्रेम साई जी का कहना है कि सब स्तर पर बात हो रही थी पर नतीजा नहीं आ रहा था, तो हमने कुल मिला के ये फैसला ले लिया। तो सीबी शर्मा साहब, कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा के समापन के संदर्भ में चर्चा की कमी नहीं रही, कमी रही तो फैसले की रही। इस स्थिति को लेकर आपका नजरिया कि ऐसे अहम मसले पर भी यह देश एक राय होकर कोई फैसला ले पाने में नाकाम रहा अब तक, कितनी सुखद या कितनी दुखद स्थिति महसूस करते हैं आप और राजपूत साहब देश की इस स्थिति को लेकर? हिमांशु जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत जी शर्मा साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। इस प्रश्न के उत्तर में, विश्वविद्यालयों में भी परीक्षा हो रही है, वहां भी विद्यार्थी हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई खबर नहीं, कोई न्यूज नहीं। क्यों? आपके पास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है जो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो कौन सी संस्था है जो विद्यालयी शिक्षा को लेकर के देश में निर्णय लेती है? 70-75 सालों में आपने एक भी संस्था नहीं बनाया है जो विद्यालयी शिक्षा को लेकर के निर्णय लेगी। यू डोंट हैव अ स्कूल एजुकेशन कमीशन। आपको एक स्कूल एजुकेशन कमीशन, जो राजपूत साहब बोल रहे हैं वही बात मैं भी बोल रहा हूँ, एक स्कूल एजुकेशन कमीशन जो रेगुलेटरी बॉडी हो, पार्लियामेंट द्वारा क्रिएटेड हो और सरकार के बाहर हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सरकार के अंदर नहीं है, ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। लॉन्ग रन के लिए आपको स्कूल एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए। इमीडिएटली मेरा ये सलाह होगा कि एक आप एक्सपर्ट ग्रुप टास्क फोर्स बनाइए। और मैं दूसरे जगहों पर भी बोला हूं, राजपूत साहब से बेहतर हमको कौन मिलेगा देश में। इनकी अध्यक्षता में आप एक समिति बनाइए जो आपको 10 दिन के अंदर बताएगा कि आप 12वीं के बच्चों को पूरे देश में कैसे उनकी परीक्षा लेकर के उनको बहुत रिलायबल रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सर्टिफिकेशन करेंगे। जब तक आप
एक काले कमरे में जहां रोशनी नहीं है वहां एक काली बिल्ली खोज रहे हैं, जो है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। ऐसे लोग जो मूल्यांकन समझते नहीं है वो लोग निर्णय ले रहे हैं कि परीक्षा कैसे ले लेंगे, रिजल्ट कैसे निकाल देंगे। आपने बहुत सही कहा कि आप एक पर्चा थमाना चाहते हैं, आप अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम करके निकलना चाहते हैं, ऐसे नहीं करिए। एक टास्क फोर्स बनाइए जो कि आपको तुरंत बताएगा कैसे करना है, और कोई जरूरी नहीं है कि 15 जून से शुरू करके 1 जुलाई को खत्म करें। आप 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक परीक्षा का डेट दे दीजिए, स्कूल के प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व कीजिए और ऑन डिमांड एग्जाम जैसे होता है वैसे करिए। भगवान के वास्ते डाइल्यूट मत करिए। हम सब शिक्षाविद बहुत दुखी हैं क्योंकि शिक्षा, विद्यालय शिक्षा राजनीति का विषय बन गए है, और ऐसे ही केंद्र सरकार कुछ कहती है सबसे पहले सिसोदिया जी और फिर बाकी राज्यों के मंत्री जो बीजेपी के नहीं है उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। हम लोगों के लिए परेशानी हो रही है, हम लोगों के लिए परेशानी, और हमारा ध्येय एक ही है, हमारे सबसे अच्छे बच्चे को मैं कह सकूं कि हाँ ये सबसे अच्छा है और इसने पढ़ाई नहीं किया इसलिए सर्टिफाइड नहीं होगा। लेकिन जब ये राजनीतिक होता है तो राजनेता की इच्छा होती है हर किसी को पास करो, अगले इलेक्शन में वोट लेना है। ये भगवान के वास्ते करते हैं तो आप यू डू इट एट योर ओन कॉस्ट। और अंत में बड़ा एक सीरियस कमेंट मैं करूंगा, जो हुजू हैं, जो एलीट हैं, जो वेल्दी हैं, उनका बच्चा पढ़ कहाँ रहा है अब देश में। आपने जैसी स्थिति बनाई विद्यालय शिक्षा के लिए, आपके बड़े बड़े लोगों के बच्चे विदेश जा रहे हैं, और अगर यही करते रहे तो 5 साल बाद कोई भी बड़े आदमी का बच्चा इस देश में नहीं पढ़ेगा। बड़ी कड़ी टिप्पणियां हैं सीवी शर्मा साहब की, लेकिन मैं राजपूत साहब आपके पास में इसी चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार देने की कोशिश करता हूं और आपसे ही समझने की कोशिश करता हूं कि इस देश में जनरल प्रमोशन नाम की ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, बीच में 7वीं क्लास तक कोई परीक्षा के आधार पर बच्चा रोका ही नहीं जाएगा, हर व्यक्ति अगली कक्षा में जाएगा ही। इस नीति पर हम कई सालों तक चले, बाद में जब वो 8वीं के एग्जाम देने की स्थिति में आया तो पसर गया, ज्यादा शब्दों में अगर मैं कहूं, मतलब उसे समझ में नहीं आया ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और अब पिछले 2 साल से, पिछले साल भी कमोबेश अधिकांश बच्चे जनरल प्रमोशन के माध्यम से अगली कक्षा में पहुंचाए गए, और इस बार भी 11वीं कक्षा तक लोगों को जनरल प्रमोशन के तहत अगली कक्षा में भेज दिया गया है। कुल मिला के कितना स्वर्णिम भविष्य आने वाले समय के लिए आप जैसा शिक्षाविद देख पा रहा है इन नीतियों के भरोसे? मैं एक बिंदु आपने पहले उठाया था जो बीच में रह गया, वो था कि ये बच्चे जो 97% फर्स्ट क्लास है वो विज्ञान पढ़ने के लिए अधिकारी हो। ये आप पूछ रहे थे कैसे इनका प्रबंध होगा, और ये कहा गया कि प्रबंध हो जाएगा। जी, आपको याद होगा कि 2016 में कमेटी बनी थी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी, जो नई शिक्षा नीति का जिसने एक ड्राफ्ट बनाया था जो बाद में स्वीकार नहीं हुआ। सुब्रमण्यम साहब की उस कमेटी में मैं भी था जी, और हमने बनारस और गाजीपुर के रास्ते में एक 12वें के कॉलेज में हम गए, और रायपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे कॉलेज में भी हम एक बार गए। वहां परीक्षाएं हो रही थी, प्रैक्टिकल साइंस की परीक्षाएं हो रही थी। एक केमिकल नहीं था, एक इक्विपमेंट नहीं था, और इस सरकारी स्कूलों की बात मत करो। जहां ऐसी स्थिति हो वहां चिंता की बात ही क्या है। हर बच्चा विज्ञान पढ़ जाएगा और पास भी हो जाएगा, इसलिए वो लोग चिंतित नहीं होंगे। ये पहली बात है, मैं हल्के ढंग से कह रहा हूं, मगर इसका बहुत बड़ा अर्थ है। हमने विज्ञान की शिक्षा को तमाशा बना रखा, नंबर 1। नंबर 2, परीक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा के पहले साल भर क्या होता है, कैसे होता है, कितने शिक्षा कर्मी होते हैं, कितने अनियमित अध्यापक होते हैं, किस प्रकार के अध्यापक नियुक्त नहीं होते हैं, कैसे 10-10, 11-11 लाख अध्यापक नहीं होते हैं, वो सब देखते। तो वहां कुल मिलाकर के मैं शर्मा जी की बात पर आता हूँ, देश में एक ऐसा संस्था होनी चाहिए जी, स्टैट्यूटरी, और जिस पर सरकारों का या कम से कम राजनीति का नियंत्रण, सरकार उनकी सहायता करे मगर वे अपना निर्णय ले सके जो न बदले। जैसे ये हुआ, नो पास नो फेल का थोड़े दिन चला, सरकार बदली तो वो भी बदल गया। ये चीज हमारी शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही है, और इसीलिए हम ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक संस्था है देश में। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके पास उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की एक फाइल गई,
तब मैं मंत्रालय में था। तो उन्होंने उसमें लिखा दिस एन अनबिल्डी बॉडी, कोई व्यवहारिक कार्य कर सकने वाली संस्था होनी चाहिए, इस पर दोबारा विचार कीजिए। क्योंकि उसकी बैठकें जो मैंने 15 साल अटेंड की हैं उनमें कहना चाहिए गहन डिस्कशन नहीं हो पाता है, सब अपनी अपनी बात कह के चले जाते हैं। देश में इस समय ये परीक्षा की तो निर्णय हो जाएगा, परीक्षा होनी चाहिए, समस्या यह कब होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, उस पर मैंने भी अपनी बात कही। और मैं एकदम ये नहीं कह सकता कि एकदम ऐसे तुरंत हो जानी चाहिए, 15 जून को हो जानी चाहिए, पता नहीं आगे क्या होगा 10 दिन बाद। लेकिन हर ऐसी स्थिति में हमें भविष्य के लिए हमें पाठ पढ़ना चाहिए, हमें शिक्षा को राजनीति के हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। और मेरे इस देश में इतने लोग हैं, इतने विद्वत वर्ग में लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, जो देश की शिक्षा को गति दे सकते हैं, जो पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर एक जिला शिक्षा अधिकारी को मंत्री जी ये निर्देश दे सकें कि जब प्राइमरी स्कूल का अध्यापक तुम्हारे पास आएगा तो तुम अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसको प्रणाम करोगे और बैठा लोगे, उसके बाद बैठो जी, इतना कर दीजिए, इससे फर्क पड़ जाए। सम्मान दीजिए अध्यापक को जी। आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? और बात फिनलैंड की करते हैं, 2-3 साल बड़ी फिनलैंड की बात हुई, फिनलैंड मैंने कहा फिनलैंड की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है they trust their teacher, they trust their teacher to become principal, they trust their teacher to become director of education, they trust their teacher to become minister। इसलिए वहां पर गुणवत्ता बढ़ती है। हमारी गुणवत्ता और हमारे बच्चों के अध्यापकों के संबंध इन चीजों के कारण प्रभावित होते हैं। इस पर विचार इस समय होना चाहिए। परीक्षा के संबंध में जो भी निर्णय, क्योंकि इतनी ऊंची समिति बनी है, मतलब राजनाथ जी की अध्यक्षता में समिति बनी है, 4 पहले के शिक्षा मंत्री और आज के सब उसमें हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इनका निर्णय होना चाहिए, उसे देश को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुश्किल यह है कि देश उसे स्वीकार करने के लिए राजनीतिक आधार ढूंढेगा, नहीं करेगा, विविधता बनी रहेगी, फिर बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, बोर्ड अपने निर्णय लेंगे। लेकिन मेरा ये निश्चित मत है, मैं हर एक बोर्ड से कह सकता हूँ, एक पुराने अध्यापक होने के नाते ये विनय कर सकता हूँ, श्रीमान जो भी निर्णय लीजिए अपने विद्वानों को, अपने राज्य के विद्वानों से, अध्यापकों से पूछ कर लीजिए, अपना उसमें मत डालिए। अन्यथा 97% को प्रथम श्रेणी देकर आप अपनी शिक्षा व्यवस्था का कोई भला नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य पर भी एक कहीं न कहीं एक बिंदु लगा रहे हैं जो वे पसंद नहीं करते। तो राजपूत साहब ने कई सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए कंवरपाल गुर्जर साहब आपके पास में आ रहा हूं और आपसे, क्योंकि आप तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, सुधीर राजनीतिज्ञ के तौर पर आपकी छवि है, आपका अनुभव है, आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस नजरिए से कितने सहमत हैं कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखते हुए एक पूरे देश के संदर्भ में संस्था की जरूरत है और वह काम कम से कम अब तो हो ही जाना चाहिए। जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमें इस कोरोना महामारी के दौर में करना पड़ा है, स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक पूर्ण अधिकार संपन्न संस्था की जरूरत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, जो पूरे देश के संदर्भ में एक दिशा में ले जाने की दिशा में काम करे। अभी इसमें काफी सुधार जो है वो जी गुड़िया सर, और जिनके सुझाव दिए बहुत ही मूल्यवान सुझाव है, तो इसी तौर से भी गौर की जाएगी। और जो जहर के बोर्ड की बात उन्होंने कही कि बोर्ड को आप अपने प्रत्येक का अपना निर्णय ले सकते हैं, तो वो केंद्र ने भी हमें दी है इस प्रकार की छूट कि आप अपनी अपनी राय रखें और हम उस पर विचार कर, हम भी अपने विचार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र जो निर्णय करेगा उस पर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो सुझाव है वो काफी अच्छे हैं, निश्चित तौर से आने वाले टाइम पे उनको किया जा सकता है। तो निश्चित तौर से ज्यादा गौर करना चाहिए। जैसा अभी राजपूत जी ने कहा भी है कि जो एक शिक्षक है उसका सम्मान, शिक्षा चीज है, उसको आप दूसरे लोग हैं उनकी तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। ये अगर वो खुश होगा निश्चित तौर से वो ज्यादा अच्छी एजुकेशन देगा। तो ये निश्चित तौर से अलग टाइप का एक विभाग है, तो उसमें मान सम्मान शिक्षक का होगा तो अच्छी एजुकेशन देगा और हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो ये पहले इस देश में रहना, तो इसको निश्चित तौर से शिक्षकों को मान सम्मान देना चाहिए, मेरा भी। तो गुर्जर साहब काफी कुछ मांगों के संदर्भ में सहमत हैं, शिक्षकों के संदर्भ में, सम्मान के संदर्भ में सहमत हैं,
लेकिन अब मेरे पास चूंकि समय सीमित है तो हम इस विषय को समापन की ओर ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो इस चर्चा के निष्कर्ष है उसके अंतर्गत एक अनिवार्य बात तो निकल कर ये इस बात पर आई है कि परीक्षा हर हाल होनी ही चाहिए। परीक्षा का कोई विकल्प नहीं है। परीक्षा का तरीका छात्रों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी अपनाया जाए, लेकिन वो फैसला जल्द से जल्द लिए जाने की जरूरत है और उसे क्रियान्वित करने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है वह यह कि शिक्षा के क्षेत्र में अब इन प्रयोगों के सिलसिले को बंद किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा इस देश के भविष्य की बुनियाद है। उसके राजनीति के प्रयोगों का उखाड़ा बनाने के स्थान पर शिक्षाविदों के हवाले किया जाए ताकि यह देश एक सुव्यवस्थित नींव को खड़ा करने में सफल हो सके। तीसरी और आखिरी बात, इस देश में शिक्षकों के सम्मान की बात तो बहुत कही जाती है पर वह व्यवहार में दिखाई नहीं देता है। कम से कम अब जिन अनुभवों से हम गुजर रहे हैं उसके बाद शिक्षकों के भरोसे पर टीकाकरण, शिक्षकों के भरोसे पर जनगणना, इस प्रकार के कामों से बचा जाए और शिक्षकों केवल और केवल भविष्य गढ़ने के काम में लगाया जाए तो निश्चित रूप से देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। इस निष्कर्ष के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां वर्तमान हालातों को ही समर्पित कुछ इस रूप में व्यक्त होती हैं कि हमारा इम्तिहान करते हो लेकिन तुम्हारा भी इसी में इम्तिहान है। मोहम्मद बेनजीर शाह ने जो ये बात लिखी है वह हमारे आज के दौर के सियासतदान पर बड़ी मुफीद है। सारे बच्चे कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि हमारा इम्तिहान लेने की बात कर रहे हो, लेकिन अभी तो तुम्हारा ही इम्तिहान सामने खड़ा है कि ये इम्तिहान कैसे लेते हो। देखें इसका क्या उत्तर आने वाले समय में हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब सोमवार को मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।